भारतीय संविधान देखिए सिर्फ राजनीतिक आजादी का एक दस्तावेज नहीं है, ये एक बेहतर और ज्यादा इंसाफ वाली जिंदगी का एक वादा भी है। और इस वादे के दिल में एक ऐसा अनुच्छेद है जिसे अक्सर भारत के कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। और आज हम इसी वादे की गहराई में उतर रहे हैं। अनुच्छेद 38 ये सिर्फ एक कानून का टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक सपना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का सपना। हमारे पास इस सपने को समझने के लिए काफी कुछ है। संविधान सभा की बहसों के पुराने पन्ने हैं, सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले हैं जिन्होंने इतिहास बदल दिया, कुछ अकादमिक विश्लेषण है और एक सरकारी योजना के दस्तावेज भी हैं जो दिखाते हैं कि ये विचार कागज से उतरकर जमीन पर कैसे आते हैं। और हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि अनुच्छेद 38 का विचार आया कहां से, इसने भारत को एक देश के तौर पर कैसे गढ़ा और आज इतने सालों बाद इस वादे के सामने कौन सी नई चुनौतियां खड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये अनुच्छेद 38 कहता क्या है, बिल्कुल सीधी सरल भाषा में। सामाजिक व्यवस्था बनाने की कोशिश करेगी जिसमें हर किसी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। मतलब सरकार की पहली जिम्मेदारी लोगों का भला करना है, जिसे हम लोक कल्याण कहते हैं। और दूसरा हिस्सा मैंने पढ़ा था कि वो तो संविधान बनने के काफी बाद में जोड़ा गया, उसे जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत अच्छा सवाल है। दूसरा हिस्सा 1978 में 44वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सरकार को और साफ निर्देश देने थे। ये कहता है कि राज्य सिर्फ कल्याण की कोशिश ही नहीं करेगा, बल्कि खास तौर पर आय के असमानता, मतलब अमीरी गरीबी के फर्क को कम करेगा। अच्छा। और साथ ही लोगों के बीच हैसियत, सुविधाओं और मौकों की जो असमानता है उसे भी खत्म करने की कोशिश करेगा। ये एक तरह से पहले हिस्से के लक्ष्य को और पैना बना देता है। अनुच्छेद संविधान के भाग 4 में है, जिन्हें राज्य की नीति के निदेशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, और इनके बारे में कहा जाता है कि ये नॉन जस्टिशिएबल हैं। अगर कोई चीज अदालत में लागू ही नहीं करवाई जा सकती तो फिर उसका असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छी सलाहें हैं? ये दुविधा बहुत लोगों को होती है, लेकिन ये सिर्फ सलाह से कहीं ज्यादा है। संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई थी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन्हें इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देशों का दस्तावेज कहा था। उन्होंने समझाया कि ये वो पैमाने हैं जिन पर जनता किसी भी सरकार के काम को परखेगी। कोई सरकार इन्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं कर सकती, क्योंकि हर 5 साल में उन्हें उन्हीं लोगों के पास वापस वोट मांगने जाना है जिनके कल्याण के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। मतलब ये एक तरह से सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। बिल्कुल, ये सरकार का नैतिक और राजनीतिक घोषणा पत्र है, भले ही ये कानूनी तौर पे लागू ना हो। ये लक्ष्य तो बहुत बड़ा था। उस वक्त के हालात को देखते हुए हमारे संविधान निर्माता इतना बड़ा सपना देख क्यों रहे थे? ऐसी क्या जरूरत थी? क्योंकि वो एक बहुत बड़े खतरे को देख पा रही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए अपने आखिरी भाषण में चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को जब हम गणतंत्र बनेंगे तो हमारी जिंदगी एक अजीब से अंतर्विरोध में फंस जाएगी। अंतर्विरोध, ये सुनने में ही बहुत भारी शब्द लगता है। हाँ, और उन्होंने इसे बहुत साफ समझाया। उन्होंने कहा, राजनीति में तो हम बराबर होंगे, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, यानी प्रधानमंत्री के वोट की कीमत भी उतनी ही होगी जितनी एक आम मजदूर के वोट की। सही बात है। लेकिन हमारी सामाजिक और आर्थिक जिंदगी में ये बराबरी नहीं होगी। समाज में जाति के नाम पर हजारों साल से चली आ रही ऊंच नीच होगी और अर्थव्यवस्था में कुछ लोगों के पास बेहिसाब दौलत होगी, जबकि करोड़ों लोग भयंकर गरीबी में जी रहे होंगे। और उनकी चेतावनी ये थी कि अगर राजनीतिक बराबरी और सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी का ये अंतर्विरोध बना रहा तो लोकतंत्र की इमारत ही ढह जाएगी। एकदम सही। उन्होंने कहा था कि जो लोग इस असमानता को झेल रहे हैं वे इस राजनीतिक लोकतंत्र के ढांचे को उड़ा देंगे। इसीलिए अनुच्छेद 38 सिर्फ एक अच्छी इच्छा नहीं है, ये उस अंतर्विरोध को खत्म करने का एक रोड मैप है, एक संवैधानिक आदेश है। ये कहता है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है
जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र ना हो। तो ये विचार सिर्फ अंबेडकर या संविधान सभा तक ही सीमित नहीं रहा होगा। इसकी जड़ें तो आजादी की लड़ाई में और भी गहरी होंगी। बिल्कुल, ये विचार हमारे स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा में था। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन का प्रस्ताव देख लीजिए, जिसमें मौलिक अधिकारों के साथ साथ आर्थिक नीति की भी बात की गई थी। या फिर 1946 में जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बना। इन सब में सामाजिक और आर्थिक न्याय का वादा बार बार दोहराया गया था। यहाँ एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है। हमारे स्रोतों में 1944 के बॉम्बे प्लान का जिक्र है, जिसे जे.आर.डी. टाटा और जी.डी. बिरला जैसे बड़े उद्योगपतियों ने तैयार किया था। उन्होंने भी एक ऐसी अर्थव्यवस्था की वकालत की जिसमें राज्य की बड़ी भूमिका हो। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या ये उद्योगपति सच में एक कल्याणकारी राज्य चाहते थे, या उन्हें डर था कि अगर गरीबी और भुखमरी पर ध्यान नहीं दिया गया तो एक क्रांति हो सकती है जो उनके अपने व्यापार के लिए ज्यादा खतरनाक होगी? मतलब ये आदर्शवाद था या एक तरह का प्रैग्मेटिज्म? ये एक शानदार सवाल है और सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। एक तरफ इन उद्योगपतियों में एक राष्ट्रवादी भावना थी। वो समझते थे कि आजाद भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और भयंकर गरीबी से निपटने के लिए सरकार को बड़ी भूमिका निभानी ही पड़ेगी। निजी क्षेत्र के पास अकेले ये करने की ताकत नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ आपका शक भी जायज है। वो यह भी देख रही थी कि दुनिया भर में समाजवाद और साम्यवाद का प्रभाव बढ़ रहा था। उन्हें शायद यह डर भी था कि अगर राज्य ने कल्याणकारी भूमिका नहीं निभाई तो सामाजिक अशांति उनके अपने हितों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये आदर्शवाद और व्यवहारिक सोच का एक मिला जुला रूप था। चले अब अनुच्छेद में दिए गए 3 तरह के न्याय पर आते हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये सुनने में बड़े शब्द लगते हैं। इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरणों से समझते हैं। जरूर। सबसे पहले है सामाजिक न्याय। इसका सीधा सा मतलब है कि समाज में किसी के साथ भी उसके जन्म के आधार पर भेदभाव ना हो। जाति, धर्म, लिंग या नस्ल की वजह से किसी को कम या ज्यादा ना समझा जाए। सबको इज्जत से जीने और आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। इसका सबसे साफ उदाहरण क्या होगा हमारी व्यवस्था में? आरक्षण की नीतियां इसका सबसे बड़ा और सीधा उदाहरण है। उनका मकसद उन समुदायों को मुख्य धारा में लाना है जो हजारों सालों से सामाजिक भेदभाव की वजह से पीछे रह गए हैं। इसी तरह शिक्षा का अधिकार कानून भी सामाजिक न्याय का एक बेहतरीन उदाहरण है, जो ये पक्का करता है कि हर बच्चे को स्कूल जाने का मौका मिले, चाहे उसकी पारिवारिक या सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। सामाजिक बराबरी तो ठीक है, लेकिन अंबेडकर ने आर्थिक असमानता की भी तो चेतावनी दी थी। अगर लोगों के पेट ही खाली हैं, तो सामाजिक सम्मान के क्या मायने? यहीं पर शायद आर्थिक न्याय की बात आती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। आर्थिक न्याय का मतलब है कि देश की दौलत और संसाधनों का बंटवारा इंसाफ के साथ हो। ऐसा ना हो कि पैसा कुछ ही लोगों की तिजोरियों में बंद हो जाए और एक बड़ी आबादी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी तरसती रहे। इसका लक्ष्य है अमीरी गरीबी की खाई को पाटना। तो ये तो सिद्धांत की बात हुई। असल जिंदगी में ये कैसा दिखता है? सरकार की कौन सी योजना है जिसे देखकर लगे कि हाँ, ये आर्थिक न्याय की कोशिश है? मनरेगा इसका एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है, जो गांवों में 100 दिन के काम की गारंटी देकर करोड़ों लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाता है। या फिर न्यूनतम मजदूरी का कानून, जो ये तय करता है कि किसी भी मजदूर को उसके काम के लिए कम से कम इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए। ये सब आर्थिक न्याय की तरफ उठाए गए कदम हैं। और तीसरा, राजनीतिक न्याय। इसका मतलब तो शायद देश के शासन में सबकी हिस्सेदारी से है। एकदम। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि देश को चलाने वाले फैसलों में हर नागरिक की आवाज शामिल हो। किसी को भी उसकी जाति, धर्म, लिंग या अमीरी गरीबी की वजह से राजनीति से बाहर न रखा जाए। इसका सबसे बड़ा सबूत तो हमारा वोट देने का हक ही है। निश्चित रूप से हर नागरिक को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, 18 साल का होते ही बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का हक मिलना, यही राजनीतिक न्याय की नींव है। और बाद में 73वें और 74वें संशोधन हुए, जिनसे पंचायतों और नगर पालिकाओं को ताकत मिली। वो भी सत्ता को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर गांव और मोहल्लों तक ले जाने की एक जबरदस्त कोशिश थी, ताकि आम आदमी भी फैसले लेने में शामिल हो सके। ये सब समझने के बाद मैं वापस अपने उसी पुराने सवाल पे आता हूँ। अगर ये सिद्धांत इतने जरूरी थे,
लेकिन अदालतें इन्हें लागू नहीं कर सकती थीं। तो फिर ये सिर्फ कागज पर लिखी अच्छी बातें बनकर क्यों नहीं रह गए? इन्हें असल में ताकत कहां से मिली? ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है और इसका पूरा श्रेय हमारी न्यायपालिका को जाता है। शुरुआत में, जैसा आपने कहा, इन्हें ज्यादा अहमियत नहीं दी गई। 1951 में केस आया था स्टेट ऑफ मद्रास बनाम चंपकम दुराईराजन। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों में कोई टकराव होगा तो मौलिक अधिकार ही ऊपर रहेंगे, निदेशक तत्वों को उनके मातहत रहना होगा। लेकिन फिर कहानी पलटी। हाँ, एक ऐतिहासिक पलटाव आया 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई और बहुत खूबसूरत बात कही। कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व संविधान रूपी रथ के दो पहिए हैं। आप एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं कर सकते। इन दोनों के बीच का संतुलन ही संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप एक पहिए को निकालकर रथ नहीं चला सकते। यहाँ से न्यायपालिका ने कमाल का रास्ता निकाला। उन्होंने कहा ठीक है, हम अनुच्छेद 38 को सीधे लागू नहीं कर सकते, लेकिन हम अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार की व्याख्या तो कर सकते हैं। बिल्कुल, ये क्रांतिकारी कदम था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीना है। और गरिमा के साथ जीने के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चाहिए। और ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? ये निदेशक तत्वों से आती हैं। तो एक तरह से जो दरवाजे से नहीं आ सका, उसे खिड़की से अंदर ले आए। क्या आप इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकती हैं किसी केस का? जरूर। 1985 का ओल्गा टेलिस केस देखिए। मुंबई में फुटपाथ पर रहने वालों को हटाया जा रहा था। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि आजीविका का अधिकार यानी रोजी रोटी कमाने का हक जीवन के अधिकार का हिस्सा है, क्योंकि बिना आजीविका के कोई गरिमा से जी नहीं सकता। ये विचार सीधे अनुच्छेद 38 और 39 से लिया गया था। शिक्षा के अधिकार के मामले में भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। हाँ, 1993 के उन्नी कृष्णन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 साल तक के उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और इसे अनुच्छेद 21 के तहत पढ़ा जाना चाहिए। इसी फैसले ने बाद में शिक्षा का अधिकार कानून 2009 की नींव रखी। एक निदेशक तत्व मौलिक अधिकार में बदल गया। और वो भोजन के अधिकार वाला मामला, वो तो और भी ज्यादा झकझोरने वाला था। वो मामला PUCL बनाम भारत संघ 2001 हमारी व्यवस्था पर एक तीखा तमाचा था। उस वक्त देश के सरकारी गोदामों में लाखों टन अनाज सड़ रहा था और दूसरी तरफ देश के कई हिस्सों से भूखमरी की खबरें आ रही थीं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त लहजे में कहा कि जब लोग भूखे मर रहे हों तो ये अनुच्छेद 38 में दिए गए सामाजिक न्याय और लोक कल्याण के वादे की पूरी तरह से नाकामी है। इसके बाद कोर्ट ने मिड डे मील जैसी योजनाओं को पूरे देश में लागू करने जैसे कई ऐतिहासिक निर्देश दिए। तो सिद्धांत, बहसें और अदालती फैसलों से आगे बढ़कर क्या आज जमीन पर कोई ऐसी ठोस सरकारी योजना है जिसमें हमें अनुच्छेद 38 की आत्मा साफ साफ दिखाई देती हो? हाँ, कई हैं, लेकिन एक योजना इसका बहुत सीधा उदाहरण है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जिसे शॉर्ट में PMAJA कहते हैं। ये योजना अनुच्छेद 38 से सीधे तौर पर कैसे जुड़ती है? इसका मकसद साफ तौर पर अनुच्छेद 38 के दूसरे हिस्से को लागू करना है, यानी अनुसूचित जाति के समुदायों में गरीबी कम करना और सुविधाओं और मौकों की असमानता को मिटाना। ये जमीन पर काम कैसे करती है? सिर्फ पैसा देने से तो कुछ नहीं होता होगा? नहीं, इसका तरीका काफी दिलचस्प है। इसका एक मुख्य हिस्सा है आदर्श ग्राम बनाना। इसके तहत ऐसे गांवों को चुना जाता है जहां अनुसूचित जाति की आबादी 40% से ज्यादा है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां 200 घर हैं और उनमें से 100 घर अनुसूचित जाति के हैं। बच्चों को स्कूल जाने के लिए कीचड़ भरी कच्ची सड़क से गुजरना पड़ता है। पीने के साफ पानी के लिए औरतों को 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो ये योजना इस गैप को भरती है? बिल्कुल। इस योजना के तहत हर चुने गए गांव को बुनियादी ढांचे में रह गई कमियों को पूरा करने के लिए, जिसे गैप फिलिंग कहते हैं, 21 लाख रुपए तक दिए जाते हैं। इन पैसों का इस्तेमाल खास तौर पर उन कामों के लिए होता है जो किसी दूसरी योजना में नहीं हो पा रहे हैं, जैसे उस कीचड़ वाली सड़क पर ईंटें बिछाना या गांव के बीच में एक हैंडपंप लगवाना। ये कागज पर छोटा लग सकता है, पर उस गांव के बच्चे के लिए ये अवसर की असमानता को मिटाने का पहला ठोस कदम है। ये सब सुनने में बहुत प्रभावशाली और उम्मीद जगाने वाला लगता है, लेकिन जाहिर है तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी होगा।
जमीनी हकीकत तो हमेशा ज्यादा जटिल होती है। आज इस आदर्श को हासिल करने में सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो वही है जिसे खत्म करने के लिए अनुच्छेद 38(2) बनाया गया था, बढ़ती हुई असमानता। ऑक्सफैम जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट्स बार बार बताती हैं कि भारत के सिर्फ 1% सबसे अमीर लोगों के पास देश की 40% से ज्यादा दौलत है। ये आंकड़ा अनुच्छेद 38 के लक्ष्य के मुंह पर एक तमाचा है। और मुझे लगता है 1991 के बाद जो हमारा आर्थिक मॉडल बदला है, उससे भी एक तनाव पैदा हुआ है। हाँ, ये दूसरी बड़ी चुनौती है, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के बीच का तनाव। 1991 के बाद हमने बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाया। इसमें विकास की रफ्तार तो बढ़ी, लेकिन कई बार विकास परियोजनाओं और सामाजिक न्याय के बीच सीधा टकराव देखने को मिलता है। जब कोई बड़ा बांध बनता है या कोई फैक्ट्री लगती है, तो हजारों गरीब और आदिवासी लोगों को अपनी जमीन से बेदखल होना पड़ता है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जैसे संघर्ष इसी तनाव का प्रतीक हैं। और आखिर में, क्या इन सिद्धांतों का अन्याय संगत होना, यानी लीगली नॉन एनफोर्सेबल होना, आज भी एक कमजोरी है? निश्चित रूप से, क्योंकि सरकार पर कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, इसलिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। कई बार सरकारें लोक लुभावन योजनाओं पर तो ध्यान देती हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में निवेश करने से बचती हैं, क्योंकि उनका असर दिखने में सालों लग जाते हैं। हालांकि अदालतों ने अनुच्छेद 21 के जरिए एक रास्ता खोला है, लेकिन वो हर मामले में दखल नहीं दे सकती। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो अनुच्छेद 38 सिर्फ संविधान की किताब में लिखा एक निर्देश नहीं है। ये भारत की सामाजिक आत्मा की आवाज है, जिसे हमारे इतिहास ने शक्ल दी, अदालतों ने मुश्किल वक्त में जिंदा रखा और योजनाओं के जरिए जमीन पर उतारने की कोशिश आज भी जारी है। बिल्कुल, और ये हमें आज के दौर के एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। संविधान बनाने वालों ने ऐसे कल्याणकारी राज्य की कल्पना की थी जहां सरकार की भूमिका बहुत बड़ी थी, सब कुछ सरकार ही करती थी। आज हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, PPP और एक ग्लोबल अर्थव्यवस्था के दौर में जी रहे हैं, जहां बाजार की भूमिका बहुत बढ़ गई है। तो आज के जमाने में लोक कल्याण का मतलब क्या है? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या राज्य की भूमिका अब भी सब कुछ खुद करने की है, या ये पक्का करने की है कि निजी क्षेत्र का विकास भी आम आदमी के हित में हो? क्या कल्याण का मतलब सिर्फ मुफ्त की सब्सिडी और योजनाएं हैं, या फिर सबको अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं देकर मौकों की असली बराबरी पैदा करना है? ये सवाल अनुच्छेद 38 को आज के भारत के लिए शायद पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक बना देते।